नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। 6वें चरण के मतदान संपन्न हो गए, जिसमें उत्तर प्रदेश की कुल 14 सीटों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में लॉक हो चुकी है। यूपी में चले धुआंधार प्रचार, राजनीतिक दलों के बीच हुए वार पलटवार में जनता का झुकाव किस तरफ होगा, ये समझ पाना थोड़ा जटिल है। 6वें चरण में जिन 14 सीटों पर मतदान हुए, उनमें से 9 सीटों पर पिछली बार बीजेपी को सफलता मिली थी। बसपा को 4 और सपा को 1 सीट पर सफलता हासिल हुई। हालांकि आजमगढ़ संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को सफलता मिली थी, लेकिन इस बार हालात थोड़े बदले हुए। सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, वहीं बसपा की स्थिति उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है। बीते 5 चरणों में हुए मतदान प्रतिशत पर अगर गौर करें तो चौथे चरण के अलावा बाकी सभी चरणों में मतदान प्रतिशत गिरावट देखने को मिली है। पिछली बार 5वें चरण में यूपी में 54.58% मतदान हुआ था। फिलहाल जो आंकड़े उपलब्ध है उसके मुताबिक इस बार भी वोट प्रतिशत आसपास ही रहा है, उससे कम ही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 से 3% की शायद बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ 80 में से यूपी की 67 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। मौजूदा सूरत हाल में ये आंकड़े किसके पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। किसकी पार्टी की रणनीति ज्यादा सफल रही, कौन से मुद्दे जनता के बीच खासे महत्वपूर्ण रहे, चर्चाओं में रहे, इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ आज हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। तो आपको बता दें, आज 6वें चरण में कुल 14 सीटों पर मतदान हुआ है। आंकड़े आपको बता देते हैं। पिछली बार के मुकाबले अगर इलाहाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर 51.83% 2019 में मतदान हुआ था। 2024 में ये आंकड़ा 49.3% पर जा पहुंचा है। अंबेडकर नगर में पिछली बार 2019 में 61.8% मतदान हुआ था। 2024 में अभी तक जो प्रोविजनल आंकड़े हैं उसके मुताबिक 59.53% पर मतदान पहुंचा है। अगर बात करें सबसे कम वोटिंग प्रतिशत की तो फूलपुर में फिलहाल जो प्रोविजनल आंकड़े उसके मुताबिक 46.8% मतदान हुआ है। वहीं अगर सबसे ज़्यादा वोटिंग की बात करें तो अंबेडकर नगर में सबसे ज़्यादा मतदान 59.53% मतदान के आंकड़े जो अभी तक उपलब्ध हुए हैं वो हमें मिल गए हैं। चलिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत। दिन भर मतदान चला, आंकड़े तो निकलकर खैर सामने आ ही रहे हैं। 6वां चरण उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासा दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि चर्चा ये है कि इस चरण में जो 14 सीटें हैं उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी और समाजवादी पार्टी टक्कर में है। बीजेपी सबसे ज्यादा टक्कर में, बीजेपी टक्कर में नहीं है, क्योंकि जो चुनाव है ना, चाहे पहले चरण का हो चाहे दूसरे चरण का हो, पूरे चरण की देख लीजिए। चाहे बीच में का चुनाव हो गया है और हम लोग वोटिंग करके या वोटिंग देख के ही अभी आ रहे हैं। तो जो हम देख रहे हैं, जो जनता के बीच से जो आवाज उठ रही है, जो पहले से उठती चली आ रही है, जनता ने वही आवाज जो है अपने मत के साथ भी उठाया है। ऐसा नहीं है जो किसान आंदोलन चल रहे थे, जो महिला आंदोलन चल रहे थे, जो स्टूडेंट आंदोलन चल रहे थे, जो रोजगार के लिए आंदोलन चल रहे थे, जो महंगाई के लिए आंदोलन चल रहे थे, जिसको दबाया जा रहा था, वो सारे जो दबाए गए आंदोलन थे वो वोटों के रूप में इंडिया गठबंधन को मिल रहे हैं। और ये 6ठे चरण की बात कर ली जाए तो 6ठे चरण में जो 14 सीटें हैं हमारी, हम वो 14 सीटें जीत ही नहीं रहे हैं, काफी गैप के साथ में जीत रहे हैं, हम काफी मार्जिन लेके जीत रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ना, भाजपा टक्कर में भी नहीं है, वो टक्कर में भी नहीं है, वो हमसे बहुत पीछे है। वो हमसे बहुत पीछे इसलिए है क्योंकि उन्होंने जनता के मुद्दों की बात नहीं की है। पर और अगर पूजा जी, अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछली बार इन 14 सीटों में से 4 बसपा के पास थी और 9 जो है वो बीजेपी के पास थी, और सिर्फ 1 सीट समाजवादी पार्टी की थी, आजमगढ़, वो भी आप उपचुनाव में हार गए। अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी टक्कर में नहीं है, आप डोमिनेट कर रहे हैं। इस कॉन्फिडेंस की क्या वजह है? हमारा हार्डवर्क और जनता के मुद्दे, इनके जो है मैनिफेस्टो से, अगर 2019 का मैनिफेस्टो आप जो है अभी के 2024 के मैनिफेस्टो से जो कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2019 में क्या क्या था। इन्होंने काफी हाइपोथेटिकल वादे कर दिए थे, जैसे कि 2 करोड़ जो है हर साल आपको रोजगार देंगे और महंगाई कम करेंगे। इस तरीके के जो उन्होंने वादे किए हुए थे, वो वादे जो है बिल्कुल पूरे नहीं हुए, किसी तरीके से पूरे नहीं हुए। तो जनता जो है इन वादों का धोखा है। अभी अब की मैनिफेस्टो देखिए, इस बार का मैनिफेस्टो है 2024 का मैनिफेस्टो, उसमें इन सब चीजों की कोई चर्चा ही नहीं है। तो जो रोजगार नहीं मिला छात्रों को पीट पीट के भगाया गया। उत्तर प्रदेश की बेसिकली बात कर ली जाए तो 2 महीने के अंदर में 7 पेपर लीक होते हैं। तो होता है उसमें जो है इतनी धमकी होती है कि अंजू कटारिया जी जेल जाती है
तो छात्र अपने मुद्दों को लेके, जनता अपने मुद्दों को लेकर लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से, और इंडिया अलायंस के साथ पे है, तो जनता इसलिए हमारा समर्थन कर रही है। जी अभिषेक जी। ठीक है, चलिए बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत करते हैं। प्रशांत राठौर बीजेपी से, वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ, और आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। तो आपके पास आना चाहूँगा प्रशांत जी, छठवें चरण के चुनाव संपन्न हो गए, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव प्रचार प्रसार देखने को मिला आपके जो स्टार प्रचारक थे उनके द्वारा और आपके सहयोगी दलों के नेताओं के द्वारा भी। लेकिन जो विरोधी दल आरोप लगा रहे हैं कि आपने एक लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो बनाया, लेकिन जब आप मंच पे प्रचार करने जाते हैं तो उन मुद्दों को ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई, बाकी तमाम मुद्दों पर आपने अपनी बात रखी। हेलो जी हाँ अभिषेक जी, नमस्कार अभिषेक जी। भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उपलब्धियां हासिल की हैं, जो काम किए हैं जनता के बीच में, हम वही लेके जा रहे हैं और उन्हीं पर हम वोट मांग रहे हैं। हमारा कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो हमारे मैनिफेस्टो में नहीं। कभी कभी वो विषय जो कांग्रेस हमारे ऊपर आरोप लगाती है, हम उसका जवाब देते हैं केवल। समाजवादी पार्टी अभी के हमारे जो प्रवक्ता थी वो बहुत दावे से कह रही थी कि हम बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन पिछला जो रिकॉर्ड है इनका 2019 का, वो आपने बता ही दिया है कि 1 सीट इनको मिली थी। और ये जो इस छठे चरण के हम अगर पूरे 58 सीटों की बात करें तो इनका और इनके गठबंधन को उसमें केवल समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली थी। उसके अलावा कांग्रेस को 58 सीटों पे 1 भी सीट नहीं मिली। और ये 5 सालों में पता नहीं इन्होंने किस आधार पे ये ऐसा दावा कर रहे हैं कि इनकी क्या उपलब्धियां हैं और क्या वायदे हैं, जिस आधार पे कह रहे हैं कि हम पूरा बहुमत लेके आ जाएंगे। तो धरातल पे ये कहीं नहीं है। नहीं, वैसे अगर देखा जाए प्रशांत जी, तो बाकी मुद्दों पर, चाहे माफिया का मुद्दा हो, मुफ्त अनाज के मुद्दों, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी काफ़ी एग्रेसिव नज़र आती है। लेकिन जैसे ही ओबीसी की बात आ जाती है, अग्निवीर की बात आ जाती है, पेंशन की बात आ जाती है, तो बीजेपी काफ़ी डिफेंसिव नज़र आने लगती है। नहीं, कोई डिफेंसिव नहीं है। हम लॉ एंड ऑर्डर से लेके और रोजगार के मुद्दे तक हम सब पे चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन बात एक समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती, ये केवल जाति और संप्रदाय के विषय में बात करना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि आप तुलना कर लीजिए ना, महंगाई दर अगर 2013 में आप देख ले तो 11% थी, और हमारे आज के समय में 5% है। बेरोजगारी दर आप तुलना कर लीजिए, कांग्रेस के समय में 5% से कभी नीचे आई नहीं, हमारे समय में 3% है। ये इस विषय पे कभी चर्चा नहीं कर सकते। हमने 46 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया, जिसमें एक को भी अगर एक रोजगार मिलता है तो 46 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। उस पर तो कभी चर्चा करेंगे नहीं। हर डिबेट को केवल घूम फिर के जाति और संविधान और संप्रदाय पे लाना चाहते हैं, जो कि पूरी तरीके से झूठ है। अगर हमको ये आरोप लगाते हैं कि हम भाजपा आएगी कि संविधान खत्म कर देगी, इसका आधार क्या है? इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के पास और एनडीए के पास 10 सालों में पूर्ण बहुमत था। अगर संविधान से कहीं छेड़छाड़ करनी होती तो करते, लेकिन नहीं किया। हमारा कोई मंशा नहीं है। इस पे जरूर जवाब ले लेते हैं। वैसे प्रशांत जी, इस पे जरूर कहना चाहूंगा, आपने जाति की बात की, लेकिन कहा यह जाता है कि यूपी बिहार में जाति के बिना तो राजनीति की बात ही नहीं हो सकती। खैर इस पे लौटूंगा, लेकिन वाचस्पति जी जो बात कही प्रशांत जी ने, मोदी जी के आने के बाद से जातीय महत्व बहुत कम हुआ और विकास के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की और उसको जनता भी उस पर आई है। निश्चित ही उस पर भी जरूर आऊंगा। अभी जो आपने मुद्दा उठाया उस पर जवाब ले लेते हैं। वाचस्पति जी, एक तरफ लगातार कांग्रेस जो है ये आरोप लगाती है बीजेपी पे कि बीजेपी डर की राजनीति करती है, संप्रदाय की राजनीति करती है, सांप्रदायिक राजनीति करती है। फिर उसके बाद आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो मंच से ये जनता के बीच में डर फैला रहे हैं कि ये अगर जीते तो संविधान खत्म कर देंगे। क्या ये ठीक है? देखिए, कभी कांग्रेस ने कभी जाति की और धर्म की राजनीति नहीं, और इतनी हमारी सियासत की हमें अकल भी नहीं। हमने कभी इस प्रकार का नहीं किया। कभी भी जनता के मुद्दों को हमने सर्वोपरि रखा, जनता के हितों को सर्वोपरि रखा। कभी भी हमने धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे, कभी हमने जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे। आवाज मिल रही है आपको? जी जी बोलिए। जी, मैं कह रहा हूँ कभी धर्म और मजहब की जाति की राजनीति कभी कांग्रेस ने की नहीं, और हमें कभी इतनी अकल है ही नहीं। इतने अकलदा तो केवल भाजपा के लोग हैं। और जब ये केवल ये मंदिर और राम और इन सब के नाम पे वोट मांगते हैं, हम काम पे वोट मांगते हैं। हमने जो काम करके दिखाया सत्ताकाल में, हम उसके नाम पर वोट मांगते हैं, और हमें वो काम पर हमें वोट मिलता है। अभी हमारे भाई कह रहे थे भाजपा के
ये भी मुद्रा लोन की बात करें तो मुद्रा लोन क्या मैं आपको अगर ये बता दूं तो आप आश्चर्य कर जाएंगे। 2 लाख का अगर मुद्रा लोन अगर आप लेते हैं तो उसमें 18% GST प्रोडक्ट पे लग जाती है। तो आप सोचिए कि मशीन से या सॉरी 28% लग जाती है। 28% का दुगना आप 2 लाख का लोन लेते हैं तो 56,000 तो आपने टैक्स नहीं दे दिया। इसके बाद एक EMI आपकी चली गई। कुल मिला के कहने का मेरा आशय है कि लगभग 50,000 रुपये आपने खर्च कर दिए, आपसे पहले ही काट लिए गए बल्कि 60,000, और उसके बाद आपको 1.5 लाख रुपए मिले और इंटरेस्ट कितने पे चालू हो गया आपका 2 लाख। तो मुद्रा लोन तो एक तरीके से बिल्कुल फेल है। जब तक जो मुद्रा लोन हो रहे हैं उन पर कम से कम GST नहीं लगाई जानी चाहिए, ये हमारा पार्टी का मानना है। एक तो बात ये, दूसरी रोजी रोटी और मकान की बात खत्म हो गई है। न रोजी मिल रही है, न रोटी मिल रही है, न मकान। ये बात कर रहे हैं वो मकान भी नहीं मिले, वो कहने की उसका फर्जी आंकड़े हैं। जहाँ तक इन्होंने राशन कार्ड और उसके बाद अनाज की बात की, अब आप बताइए किसान को ये 6,000 रुपए दे रहे हैं तो 6,000 रुपए अगर आप 365 दिन में अगर बात कर दें तो 17 रुपए प्रतिदिन आता है। और खाद की और यूरिया की आप देखिए क्या कर दिए DAP की 50 किलो का कट्टा आप घट के 40 किलो का रह गया और दाम दुगने हो गए। गैस की अगर हम बात करें तो गैस आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गई। जिनको आपने गैस दी भी है तो उससे आप देखिए कि उनको गैस बढ़ाने का पैसा उनके पास नहीं है। अन्य मुद्दे जो हैं, जो भी और अन्य मुद्दे हैं उनमें सब इनके कोई तकलीफ नहीं है। सारा इनका जितना भी है अगर यही होता तो बड़े कॉन्फिडेंस में होते। ठीक है, ये जाहिर है, ये भी देखना होगा कि किन मुद्दों का प्रभाव जनता पे नजर आता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस कहाँ पे खड़ी है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। इस पे लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आलोक त्रिपाठी जी, 67 सीटों पर मतदान आज संपन्न हो गए। क्या स्थिति कुछ स्पष्ट होती नजर आ रही है? क्योंकि जातियों को साधने की जबरदस्त कोशिश हुई है, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें या बीजेपी की और उसके सहयोगी दलों की भी। लेकिन क्या लग रहा है, कौन अपनी रणनीति में ज्यादा सफल होते नजर आ रहा है या कहेंगे कि कांटे की टक्कर है? जी अभिषेक जी, देखिए पहले दूसरे चरण के बाद से स्थितियां थोड़ा सा बदली हैं। जिस तरह से पहले लग रहा था कि एक माहौल बन गया है, लेकिन वो तीसरे चरण के बाद से वो माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है और स्थितियां 1 to 1 कह सकते हैं कि खासकर यूपी में। तो ये इतना आसान नहीं होगा कह पाना कि जनता ने किसको बहुमत की ओर पहुंचाने का प्रयास किया, क्योंकि जनता ने इस बार बहुत साइलेंट वोट किया है, वो भी कई मुद्दों को लेकर के। तो ये जो खासकर यूपी में तो जाति और धर्म की ही राजनीति होती रहती है। भाई आप देख लीजिए पिछले जिस तरह से चुनाव में बयानबाजी और रैलियों में नेताओं ने बोले हैं, वो संविधान बदल जाएगा। मतलब क्या संविधान बदलने का मतलब, उससे कौन कौन प्रभावित होगा, सीधा सा मतलब है। तो उस वोट बैंक को कैसे अपनी तरफ मोड़े, ये एक मकसद है और भाजपा उसका स्पष्टीकरण देती रही कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जाति विकास की तो बात ही नहीं हो रही है यूपी के अंदर। यहाँ तो बात जाति और धर्म की हो रही है कि अगर आप फला को वोट देंगे तो ये हो जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप जो वोट बैंक है उसको कैसे, और जनता भी वही चाहती है। जनता ने भी कभी विकास की बात ही नहीं की। विकास की बात करती तो वो जनता पूछती, जो हमारे सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं, उनसे कि आपने 5 साल क्या किया, पहले उसका हिसाब दीजिए। लेकिन माहौल दूसरा हो चुका है और उसी माहौल में राजनीतिक दल भी समझ चुके हैं और ये जो छठा चरण हुआ उस चरण में उन्होंने उसी को ही पूरा फोकस किया कि जनता कैसे उसमें आएगी और हमको समर्थन देगी। तो कुल मिलाकर के जो टक्कर है वो दोनों में ही बराबर चल रही है। अभी कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है या कौन जीतेगा, क्योंकि जो मुद्दे थे उन मुद्दों से हटके ये बातें होने लगी। जो दूसरे और तीसरे चरण के बाद जो मुद्दे थे वो मुद्दे भी पलट गए। वो मुद्दे अब छठे चरण में नहीं लागू हुए और यहाँ पे दूसरे ही मुद्दों को हवा दी गई। और मुद्दों के आधार पर कहना बड़ा मुश्किल है कि जनता किस तरफ गई होगी, भाजपा की तरफ गई होगी या इंडिया गठबंधन की तरफ गई होगी। अशोक जी, जिस तरह से छठवें चरण में प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने चुने, 12 सीटों में से अगर बात करें तो सभी पर दलित और पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी उतारे गए, जबकि सिर्फ एक ही सीट पर ब्राह्मण वर्ग का प्रत्याशी उतारा गया। तो कहीं ना कहीं जो कास्ट वोट है उसे सेट करने की अच्छी कोशिश कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी यहाँ पर करती हुई दिख रही है। तो क्या लगता है कि इसका बड़ा प्रभाव रह सकता है इस चुनाव में, या फिर मानते हैं कि क्योंकि जैसा प्रशांत जी कह रहे थे कि जाति के नाम पर वो जो है चुनाव नहीं लड़ रही है बीजेपी, अपने मुद्दों के नाम पर और अपने कार्यों के नाम पर लड़ रही है, तो क्या वो प्रभाव दिखेगा, टकराव की स्थिति बनेगी?
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे पल पल स्थितियां बदली हैं। उदाहरण के तौर पे हम सुल्तानपुर लेते हैं। सुल्तानपुर में 2 दिन पहले तक स्थितियां कुछ और थी, लेकिन जब पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी में आए तो वहां की स्थितियां बदल गई। तो ये जो गणित चल रहा है, ये सभी राजनीतिक दलों में चल रहा है। कब किसकी पार्टी में शामिल करा लेते हैं, उसका क्षेत्र में जो प्रभाव है वो प्रभाव मेरे साथ शामिल हो जाएगा। तो इसलिए ये स्थिति बड़ा टिपिकल हो गई है और ये समझना मुश्किल है कि जनता किसकी तरफ गई है। क्योंकि प्रयास सभी ने किया है, हर तरह से प्रयास किया है, कि चाहे वो जाति के नाम पे हो, चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे अपराध के नाम पे हो, लेकिन जनता भी इस बार बैठी हुई थी और उसने बहुत साइलेंट, जिस तरह से नेता साइलेंट थे, उसी तरह से जिस तरह से नेताओं ने प्रत्याशी 3-3 4-4 बार बदले, उसी तरह से जनता ने भी इस बार मन बनाया हुआ है कि क्या होता है, कौन क्या कह रहा है, हम किधर जाएंगे, वोट किसी को दे रहे हैं, रैली में किसी के साथ गए हैं, क्या हम कुछ कर रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं। तो ये जो इस बार जनता का मूड भापना बड़ा मुश्किल काम दिख रहा है मुझे। जी प्रशांत जी, जैसा कि कास्ट पॉलिटिक्स का आपने सवाल उठाया था, तो बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि कहीं यूपी में हिंदुत्व के नाम पे इन तमाम कास्ट को यूनिफाइड करने की कोशिश हो रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने गठबंधन किया है, चाहे वो सुभा सपा हो या उसके अलावा अपना दल हो या निषाद पार्टी हो, तो आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि आप कास्ट बेस्ड इलेक्शन में विश्वास नहीं रखते हैं, आप उससे ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप हर उस जातीय वर्ग की पार्टी को साधने की कोशिश कर रहे हैं या अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका आपको चुनावी लाभ मिल सके। देखिए, हमारे साथ जिन पार्टियों ने भी गठबंधन किया है, वो हमारी जो पार्टी का एजेंडा है, जो हमारा नीति है और जो हमारी सिद्धांत है, वो उससे सहमत के आधार पर ही उन्होंने किया है। और इस गठबंधन का उद्देश्य ये है कि हर क्षेत्र के लोगों को, हर समाज के लोगों को हम अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दे पाए। ये उद्देश्य के कारण ही इन लोगों के साथ गठबंधन हुआ है और उसका लाभ भी इन क्षेत्रीय और छोटी पार्टियों को मिला भी है। इसी के कारण ये भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं। दूसरी चीज, मैं रोजगार के विषय पर एक डेटा देना चाहूंगा कि एक अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि रोजगार को लेकर बड़ा टिप्पणी की। मैंने बता दूं कि जो गवर्नमेंट का ई श्रम पोर्टल है, उसके अनुसार ही हमने लगभग 19 करोड़ जो है वो वेतनभोगी लोगों को नौकरियां दिया है 2014 से 2024 के बीच में, और लगभग 9 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। और वो जो मैंने बताया था कि जो स्वरोजगार की नीति है हमारी मुद्रा लोन वाली, वो अलग है। और कांग्रेस के प्रवक्ता उस पर टिप्पणी कर रहे थे कि प्रशांत जी अग्निवीर पे क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अग्निवीर आज एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं बनते नजर आ रहा है। हर मंच से इंडिया गठबंधन इसे भुनाने की कोशिश कर रहा है। जी, मुझे लगता है कि अग्निवीर एक अच्छी योजना है और इससे किसी भी प्रकार की रेगुलर भर्ती में कोई भी कमी नहीं आने वाली है। अग्निवीर से के जो लोग प्रशिक्षित होंगे, जो 4 साल रहेंगे, उनको 25% उसमें आने की जो रेगुलर भर्तियां हैं उनमें आरक्षण भी मिलेगा, उसका लाभ भी मिलेगा। इसमें कहीं से किसी भर्ती पर रोक लग जाएगी या भर्तियों में कमी आएगी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, एक प्रकार का भ्रम विपक्ष ने फैलाने का प्रयास किया है, लेकिन वो जनता के बीच में हम उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं पूजा जी। जी अभिषेक जी, और भाजपा के प्रवक्ता बड़े आंकड़े पेश कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा हमें। पर शायद ये भी आंकड़े पेश कर देते कि जो हुआ है ना वो 67.7% है, जिसके और वे जो है लोग हैं, ये मैं उनकी आंकड़े बता दूं, 25 से लेकर 35 तक के एज ग्रुप के आते हैं। उसमें से 83% ऐसे लोग हैं जो कि 12th या उसके हायर एजुकेशन के हैं। आ जाते हैं बेरोजगारी दर पे। बेरोजगारी दर की अगर बात कर लीजिए तो 2014 के पहले गूगल है, आप उस सर्च कर सकते हैं और आंकड़े बिल्कुल आपके सामने है कि बेरोजगारी दर जो था वो क्या था, वो 4.7 था। उसके बाद में इनको ये लेके गया बेरोजगारी दर को 6 पॉइंट समथिंग तक। उसके बाद में इन्होंने उसी बेरोजगारी दर को 5 तक पहुंचाया हुआ है और ये कह रहे हैं कि हमने बेरोजगारी दर कम किया। दूसरी बात है, पढ़ाई हुई है। आप बोल रहे थे, आप मैंने रोका आपको टोका मैंने? बिल्कुल नहीं ना, तो आप शांति से सुन लीजिए। आप इतनी बार बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला। सुनिए, दूसरी बात पे आते हैं, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी होती है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कहती है कि अगर 1% जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है तो 1% जो है जॉब में भी ग्रोथ होना चाहिए। पर अगर आप वो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी उठाकर देख लेंगे तो आपका जो रूरल एरिया है वहां पे वो पॉइंट में है, और सॉरी अर्बन एरिया में वहां पे पॉइंट में है, और जो है रूरल एरियाज में वो माइनस में है। इसका अर्थ है कि आपने जीडीपी हाउ तो ग्रो करके दिखा दिया, बट आप जो है जॉब नहीं दे पाए हैं। ये एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का डेफिनेशन है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का रिजल्ट क्या आ रहा है वो भी आपको पता चल जाए, पता ही होगा अगर आप इतने आंकड़े रखते हैं तो। उसके बाद में आ जाते हैं हम कि जो है अग्निवीर व्यवस्था की बात कर रहे थे कि बड़ी अच्छी व्यवस्था है।
कहाँ से बड़ी अच्छी व्यवस्था है भाई? आपको 74 साल के जो है प्रधानमंत्री जी दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। आपने ये नहीं बताया कि उनके साथ दोगला व्यवहार होता है, उनको दिवाली बोनस नहीं दिया जाता है, उनको जो एक शहीद का दर्जा देना चाहिए वो दर्जा नहीं प्राप्त होता है। एटलीस्ट आप उनको 4 साल रख रहे हैं तो उसके बाद कम से कम 4 साल की जो उनकी नौकरी है उसमें तो उनको जो है इक्वल बराबरी का जो है दर्जा तो दीजिए। आप दर्जा ही नहीं दे पा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हम 25% जो है लोगों को वहां पे रिजर्वेशन में बड़ी अच्छी व्यवस्था है। कम से कम जो गलत है उसके लिए गलत बोलिए, युवाओं के लिए गलत बोलिए कि युवाओं के साथ गलत हो रहा है। अब आ जाते हैं जो आप जो है सेल्फ डिपेंडेंट के लिए कर रहे होते हैं ना, तो सेल्फ डिपेंडेंट के आंकड़े बताते हैं कि पहले जो है पहले जो साल में 10% स्टार्टअप खत्म हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और अभी जो आपका 10 साल का आंकड़ा है ना, तो 10 साल में जो है 70% स्टार्टअप खत्म हो गया। एनपीए का तो कोई अंदाजा ही नहीं कितने एनपीए हुए हैं। लेकिन तो पूजा जी, हम आंकड़े पूर्वांचल के जिन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं वहां तो स्टार्टअप की बात ही नहीं हो रही, वहां तो कहीं कहीं तो ऐसे हालात है कि बुनियादी जरूरतों से ही लोग जूझ रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, वहां पर जो सीधा सीधा टक्कर में है बीजेपी के साथ। आप जो बातें कह रहे हैं बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, लेकिन वादों के साथ वादा करने वाले को भी जनता देख रही है। जिस तरह से डुमरियागंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया को लेकर घेरा, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जब राज्य की जनता ने इनको जिम्मेदारी दी तो ये माफिया के चरणों में चले गए। क्या कहेंगे उस पर? एक इमेज जो माफिया के साथ जुड़ गई है। ये पता नहीं किस मुंह से कहते हैं। बृजभूषण शरण जी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, मुझे उसमें टिप्पणी नहीं होगी। अभिषेक जी, जो भी माफिया थे, जिनके ऊपर जो भी केसेस थे, वो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी सरकार आने के बाद केसेस हुई, उनके ऊपर केसेस थे, कार्रवाई चल रही थी। हाँ, आपने कानून का मजाक जरूर बनाया कि आपके कस्टडी में आके कोई किसी का मर्डर करके चला जाता है, पुलिस कस्टडी में। कानून का मजाक नहीं है भाई, जुडिशियरी सिस्टम है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। जुडिशियरी सिस्टम अगर किसी को फांसी देती है दे दे, कोई भी माफिया हो कहीं पे भी हो, वो अगर क्राइम करता है तो क्राइम की सजा मिलनी चाहिए, किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो तो वो होना चाहिए। आप कह रहे हैं माफिया को दोस्त ठीक है, थोड़ा समय सीमित है, तो पूजा जी मैं मूल मुद्दे पर आ जाता हूँ जिसपे मैं जवाब चाहूंगा खासतौर से सपा से कि दो पार्टियां, सुबह सपा और निषाद, जो समाजवादी पार्टी के साथ थी, एक अच्छा खासा वोट बैंक है पूर्वांचल में भी इनका, पटेल हो, राजभर हो, निषाद का हो, वो आज दल जो है बीजेपी के साथ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की पावर वह बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी चुनौती मानती है समाजवादी पार्टी से अपने लिए? अरे बिल्कुल नहीं मानते अभिषेक जी, क्योंकि जो है जो मूलभूत मुद्दे है ना वो अपने जो है छोड़ रखे हुए। यहाँ पे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयागराज में आए हुए थे, तो प्रयागराज की जो है कुछ समस्याएं हैं। यहाँ पे 10 फैक्ट्रियां चलती थी, वो बंद हो गई। यहाँ पे कॉटन मिल है, वो बंद हो गई। यहाँ पे जो है मेडिसिन की जो चावड़ा से नैनी में वो हाफ बंद हो गई है। गंगा जी में 10 नाले बहते हैं। यहाँ के जो यूनिवर्सिटी के लड़के पानी इतना बेकार आता है तो वो पी के उनकी डेथ हो जाती है। ये सारे मुद्दे जो है बिल्कुल है, हावी है। ठीक है, मैं जल्दी से जवाब चाहूंगा। वाचस्पति जी, अग्निवीर के मुद्दे पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान आया और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है अफवाह फैला रही है, लोगों को झूठी जानकारी दे रही है। जल्दी से इस पर आपकी टिप्पणी। चलिए, उनसे कनेक्शन टूट गया है। आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूं। आलोक जी, सभी की चर्चा हुई, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी जी, वाचस्पति जी आवाज आ रही है? जी 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 जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अग्निवीर तो वो हमने कायदा हमारे नेताजी ने कह दिया है और हमारे सभी गठबंधन के सदस्यों ने कहा कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे अग्निवीर को उठा के बाहर फेंक देंगे और इसको स्थानापन्न कर देंगे। आप 25% जो लोगों को समायोजित करने की बात कर रहे हो, समायोजित कहाँ करेंगे? आप किसी भी जो नियोक्ता है उसको आप बाधित नहीं कर सकते, वो बाध्य हो भी नहीं सकते। उनके अपने आप क्या टेक्निकल सुपरविजन आपने उनको स्पेसिफिकेशन दिए होंगे, क्या वो किस जगह समायोजित होंगे? अगर बैंकिंग सेक्टर में चले जाए तो बैंकिंग में उनको क्या महारत हासिल होगी? फाइनेंशियल सेक्टर में चले जाए उनको क्या महारत हासिल होगी? टेक्निकल सेक्टर में चले जाए, कंप्यूटर IT में अगर चले जाए तो ये बच्चे निकल के आएंगे अग्निवीर वाले 21 साल के बाद, उनको कहाँ 25% समायोजित करेंगे? और सबसे बड़ी बात जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उसका क्या करेंगे? अच्छा, 25% अगर आप ले भी आएंगे तो 25% जो स्थानापन्न करेंगे अन्य किसी भी सेक्टर में, तो वो अन्य लोगों का भी तो आकर रोजगार खाएंगे। हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना, हमारे गठबंधन का मानना है कि जो भी अग्निवीर योजना के तहत जिनको भी लेना उनको पूर्णकालिक किया जाए। इस तरीके से सेना को कभी भी इस तरीके से इजराइल नहीं है, ये अन्य कोई देश नहीं है, यहाँ पे आप 4 साल के लिए आप उनको ले आए और फिर आप हमारे निकटवर्ती आप देश देखिए ना, दुश्मन देश हमारे कौन है? हमें चाइना से युद्ध करना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ेगा,
साधारण के लोग फिर क्या यूज कर पाएंगे, क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उनके पास ठीक है। होगी और उनका मनोबल क्या होगा, क्या ठीक है, उस मनोबल के साथ ठीक है, वो युद्ध आपने कर आपने अपना पाएंगे? पॉइंट रख अगर दिया। आप उनसे आखिरी कहीं आखिरी तक सवाल जानकारी नहीं दे आलोक रहे जी हैं। आपसे, बहुजन समाजवादी पार्टी को लेकर, क्योंकि पिछली बार यहाँ से जो सांसद जीते थे उनमें से 3 सांसद तो खुद बीजेपी में चले गए हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी कहाँ पे खड़ी है? क्या ये अब एक सर्वाइवल की लड़ाई बन गई है बीएसपी के लिए, या कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा बहुत प्रदर्शन की गुंजाइश है? बिल्कुल अभिषेक जी, लड़ाई इस समय यूपी में अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं या भाजपा है उनके बीच में हो रही है। बहुजन समाज पार्टी का रोल बहुत कम हो गया है, क्योंकि जहां विपक्ष की बात करें, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का गठबंधन है उनकी बात करें, तो वो भाजपा को घेरने का प्रयास कर रहे हैं जातियों में, जबकि भाजपा उनको घेरने का प्रयास कर रही है धर्म पे। तो ये दोनों की लड़ाई हो रही है कि अगर धर्म की बात होगी तो भाजपा को फायदा होगा, अगर जातियों की लड़ाई होगी तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को फायदा होगा। उसमें बसपा का कहीं रोल ही नजर नहीं आ रहा है इस पूरे चुनाव में। तो जो थोड़ा बहुत एक उनका जो उत्तराधिकारी नए बने थे, वो आकाश, उन्होंने माहौल बनाने का प्रयास किया, तो शायद उनको लगा कि शायद इससे कुछ दिक्कत हो सकती है, उन्होंने उनको भी वापस ले लिया। तो कुल मिलाकर के बसपा का रोल इस चुनाव में मुझे दिख नहीं रहा है। पार्टी की सब वोट बैंक बढ़ जाए इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। माफी चाहूंगा आप समय इजाजत नहीं देता। तो जाहिर तौर पर 6वें चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं 67 सीटों पर। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य जहां चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वोट प्रतिशत में कुछ खास बढ़ोतरी देखने को तो नहीं मिली। जो प्रोविजनल आंकड़े आए हैं उससे तो यही लग रहा है कि वोट प्रतिशत ज्यादातर सीटों पर आसपास रहेंगे और कई सीटों पर कम भी रहने वाले हैं। खैर, ये आंकड़े किसके पक्ष में जाएंगे ये तो 4 जून को स्पष्ट ही हो जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए नादिर टीवी। नमस्कार।